वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऊष्मा बजट, हीट बजट, एनर्जी बैलेंस। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में जो है साथियों हमने एल्बिडो क्या होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो बेसिक फैक्ट है उसके बारे में उनकी हमने चर्चा करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको क्रम से ये सारे के सारे वीडियोस मिल जाते हैं। सब के सब फ्री हैं यार। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारा जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो है मटेरियल फ्री में हमने खुद से ही दिया है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल की ओर होने वाले विकिरण को प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण कहा जाता है, ये इसका नाम है। जबकि पृथ्वी से वायुमंडल में होने वाले विकिरण को बाहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यानी सूर्य से जो वायुमंडल की तरफ जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण, ठीक है। और पृथ्वी से जो वायुमंडल में जा रहा है विकिरण, जो अंदर की ओर आ रहा है वो प्रवेशी है, और जो धरती से बाहर जा रहा है वो है बाहिरगामी। जो अंदर आता है वो लघु तरंग है, ध्यान रखना, ठीक है ना, हाँ ठीक। और जो बाहर जा रहा है वो दीर्घ तरंग है, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें। अब देखो, पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौरिक विकिरण एवं पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का विकिरण है, इसे पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊर्जा संतुलन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ऊर्जा संतुलन क्या है कि पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौरिक विकिरण तथा पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का विकिरण है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा संतुलन। अब देखो, जीटी ट्रिबार्थ के अनुसार ऊष्मा बजट देखो पहला पॉइंट, प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण तथा पृथ्वी के वायुमंडल का ऊष्मा बजट है। पहले इसकी बात होगी। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंग सौरिक विकिरण के माध्यम से प्राप्त करती है। इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी जो सूर्य हमें दे रहा है, जो अंदर आ रही है, इस ऊष्मा ऊर्जा को 100% मान लिया जाता है। इसको हम 100% मानेंगे। यह 100% उस सौरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंच जाती है, ठीक है। यानी धरती पर हमने मान लिया जो भी विकिरण आ रहा है वो 100% है, ये हमने मान लिया। इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होने वाली समस्त सौरिक ऊर्जा का 35% भाग, ठीक है। अब कैसे कैसे, धूल कणों द्वारा 6%, बादलों द्वारा 27% तथा धरातलीय सतह से 2%, यानी टोटल 35% भाग अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। कैसे कैसे लौटा रहे हैं वो हमने ऊपर देखा, कुछ धूल कणों के द्वारा, कुछ बादलों के द्वारा, कुछ सतह से, ठीक है। सतह से जो वापस टकरा कर लौट रहा है उसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो, हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। एवं वायुमंडल द्वारा ओजोन ऑक्सीजन द्वारा 14% भाग का अवशोषण कर लिया जाता है। यानी जो भी धरती पर रेडिएशन आ रहा है उसका 35% तो वापस ही हो गया, उसके बाद 14% का अवशोषण हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने, वायुमंडल में। वायुमंडल में किसने कर लिया, तो ओजोन ने कर लिया, ऑक्सीजन ने कर लिया, जो गैस है उन्होंने कर लिया। पृथ्वी की अब बचा कितना, 51%। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त 51% ऊर्जा के अंतर्गत, यानी 51% बचा, उसके अंतर्गत भी 34% ऊर्जा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में तथा 17% ऊर्जा विसरित दिवा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। बात समझ पा रहे हो आप लोग, देखो जरा। वायुमंडल की ऊष्मा बजट के अंतर्गत 48% सौरिक ऊर्जा होती है, जिसमें 14% ऊर्जा प्रवेशी लघु तरंग सौरिक ऊर्जा विकिरण का अवशोषण एवं 34% ऊर्जा बाहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। एक बार फिर से पढ़ लो इसे। वायुमंडल की ऊष्मा बैंड के अंतर्गत 48% सौरिक ऊर्जा होती है, टोटल कितना होती है 48%, जिसमें
14% कौन सी होती है जो ऊर्जा प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण की है, और 34% जो है जो बाहिरगामी दीर्घ पार्थिव विकिरण है। यानी टोटल कितना हो गया जी? 34 और 14 48। अब देखो यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार एक डायग्राम बना हुआ है। अभी जो हमने पढ़ा है सब वही है, इसमें बस डायग्राम के फॉर्म में है। अब देखो धरती पर जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको हमने क्या मान लिया? उसको मान लिया 100%। ठीक है, 100% में देखिए क्या होता है, 100% में कुछ जो है ये वापस लौट जाता है। जैसे 6% अंतरिक्ष में वापस लौट गया, 27% बादलों ने वापस लौटा दिया, 2% धरती ने वापस लौटा दिया। ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा बाकी जो बचा जो अंदर आया उसमें से 14% जो है वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया। ठीक है ना? और यहाँ पर जो है ये बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया गया करीब करीब 34%। तो इस तरीके से बाकी जो है जो यहाँ पर जो है आ गया है ये 17% जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना वही सब है। सही है? हाँ, ये डेटा यहाँ पर आप देखेंगे ये वो है जो धरती से विसरित हो रहा है, जो धरती से वापस जा रहा है उसका डेटा है। देखो जरा, बाहिरगामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण का ऊष्मा बजट। अभी जो हमने देखा ये हमने देखा लघु तरंगों का, अब हम देखेंगे दीर्घ तरंगों का। पृथ्वी भी अपनी सतह से दीर्घ तरंगों के माध्यम से वायुमंडल में ऊर्जा का विकिरण करती है। पृथ्वी की सतह से होने वाले पार्थिव विकिरण को प्रभावी विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त 51% ऊर्जा में से 23% ऊर्जा का धरातली सतह से दीर्घ तरंग द्वारा वायुमंडल में विकिरण का क्षय हो जाता है। इसमें 23% विकिरण में से 6% ऊर्जा का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तथा 17% सीधे शून्य में चली जाती है, जो अभी हमने ऊपर देखा। पार्थिव ऊर्जा का 9% भाग संवहन तथा प्रक्षोभ के रूप में खर्च हो जाता है तथा 19% वाष्पीकरण द्वारा खर्च हो जाती है। यह ऊर्जा संघनन के बाद संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती है। इस तरह वायुमंडल द्वारा सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का 48% होती है। ठीक है, जो विभिन्न रूपों द्वारा विकिरण द्वारा शून्य में चली जाती है। ठीक है, कैसे? तो देखो 14% जा रही है वायुमंडल से और 14% जा रही है धरती से, तो टोटल कितना हो गया? 48%। ठीक है, आगे देखेंगे। वायुमंडल को गर्म रखने में दीर्घ तरंग विकिरण ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। सूर्य के द्वारा प्रवेशी विकिरण तथा पार्थिव विकिरण के अंतर के परिणाम स्वरूप वायुमंडल गर्म होता है। यानी जितना अंदर आ रहा है और फिर जो बाहर जा रहा है उसमें जो अंतर है उसकी वजह से ही वायुमंडल गर्म होगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा हरित गृह जैसे व्यवहार के कारण वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर बात कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की, जिसका इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, पेपर पूछता है। आगे देखिए, सागर का आकार जितना बड़ा होता जाता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता जाता है। अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो हमारा ऊष्मा बजट है उसकी हमने पूरी की पूरी चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।